हाँ मैं बता रहा था, जैसे देखिए कुछ लोगों का मन पढ़ने में क्यों लगता है और कुछ लोगों का मन नहीं लगता है। देखिए इसका दो कारण होता है। कारण दो, पढ़ाई में मन न लगने के दो कारण होते हैं। पहला नंबर, या तो आपको लक्ष्य नहीं कुछ है, कुछ लक्ष्य नहीं है, या तो आप पढ़ाई को मतलब आप कठिन महसूस करते हैं। दो कारण होता है। और जिन लोग का मन लगता है पढ़ाई में, उनका दो कारण होता है। पहला कारण ये होता है, या तो पढ़ाई में उनका मन इसलिए लगता है ताकि उनके लक्ष्य क्लियर है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या तो उनके पास गर्लफ्रेंड है। तो 99% बच्चों का मैं देखा हूँ कि मतलब कुछ भी चाहे पढ़ने आए ना आए, लेकिन किताब कॉपी को घिरियाते रहेंगे साथ साथ में, अगर गर्लफ्रेंड है तो। तो नहीं, देखिए गलत नहीं है, मैं इसके लिए गलत नहीं ठहराता हूँ, किसी को गलत नहीं ठहराता। देखिए एक लड़पना उम्र होती है। अरे गधे की कहला नहीं किया जाता है। शोर करोगे तब जानेंगे। देखो अच्छा ठीक है, सुनो सुनो सुनो, हमारी स्टोरी सुन लो। एक बार की पढ़ाई हो रही थी, तो पढ़ाई के दौरान क्या होता है, देखिए लड़कियों को समझ पाना बड़ी मुश्किल की बात है। लड़कियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से आसमान में, ठीक है, आसमान के तारे गिन पाना और लड़कियों को समझ पाना दोनों एक जैसा है। मतलब आप ये कतई पता नहीं कर पाए, कोई वैज्ञानिक नहीं पता कर पाए कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। ठीक उसी तरह से अभी तक इस धरती पर कोई पुरुष नहीं समझ पाया कि लड़कियां किस क्वालिटी की होती है। इसी 99% लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अब फेल कैसे होना, देखो फेल क्यों हो जाते हैं उसकी रीजन भी होता है ना। पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई जितना भी करते हो ना, अब पढ़ाई जो देखो आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें आप लोग को एक कंटेंट होना चाहिए, मतलब एक सोच है, डिपेंडेंट होना चाहिए, नया चीज़ होना चाहिए, एकदम नया। कैसे पढ़ना है आप लोग को, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ पाने की सोच रख करके जो पढ़ाई करते हैं उनकी अलग एक सोच होती है। और कुछ लोग पढ़ाई करते जा रहे हैं, उसकी कोई सोच नहीं होती है। तो अभी मैं एक घटना की वारदात बता, देखो अब जब आप लोग का शादी हो जाएगा ना, आई देखा मुँह थी एकदम मुस्कुराहट आई गई। गधा कहीं के क्या कट हुआ थे जी, उसके देखो कहाँ मांग रहे हो। गधा कहीं का, पाची क्या करोगे, अरे 1.5 लीटर तेल उसी में रह जाता है टंकिया में। अरे हीरो होंडा ले लियो, अच्छा से आराम से बीबी बैठा कब घूमे गोरखपुर तक हैं। जा ले ले, जब तेलवा भरा कुड़ी तब पता चली रे। चलो ठीक है, उसे कह रहे थे कि दहेज नहीं लेंगे, फिर कह रहे अपाची लेंगे। चलो ठीक है, हम पढ़ाई की तरफ चले, ठीक है। तो देखिए एक औरतों का एक रीजन होता है, वो लोग क्या करती हैं, सबसे पहले आपको ये काम फुरमाएंगी तो डायरेक्ट कहेंगे नहीं ये काम कर दो। सबसे पहले आएंगी ना, कहेंगी देख ऐसा बात है, आपको ये थोड़ी कहेंगे कि मतलब कोई काम होता है ना उनको घुमा फिरा के करवा लेती है। घुमा फिरा कैसे करवा लेती हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आएंगे तो कहेंगे हे धान कट गए बा ना, हाँ धान कट गए बा, तो फलाने के कोठिया मांग लेता तो धनवा ही डाल देती। मतलब अगर आप किसी बंदे के पास घर नहीं है, थोड़ा सा छत तो नहीं है, तो उसकी दुल्हन क्या करती है, बड़ी परेशान में आती है, कहती है ऐसा बात है तनी फलाने कोठिया मांग ले बा, वहीं पे तनी धनवा डाल दी, जहाँ 4 दिन लगी तहाँ 2 दिन में झुरा जाएगी। अच्छा ठीक है। अब पति महाराज जी क्या करते हैं, ये भी क्या बेचारे क्या करते हैं, जाते हैं और छत को किसी तरह से व्यवहार से ले लेते हैं, मांग लेते हैं, मतलब 2-4 दिन के लिए धान सुखाने के लिए या गेहूँ सुखाने जो भी हो। अब जब जानते हैं तो पहले तो मांग ली, अब दूसरे दिन क्या करेगी, जो ही धान उन लेकर के एक दिन चढ़ाएगी, दूसरे दिन चढ़ाएगी, तीसरे दिन जानते हो क्या कहेगी, हाई भाई अब हमसे सीढ़ी पर चढ़ल उढ़ल ना जाता, अब हम सीढ़ी पे ना चढ़ा बुढ़ा,
धान, मतलब वो सीधे नहीं कह सकती थी धनवा आपको झुरवाना है, गेहूँ आपको झुरवाना है, ये कह नहीं सकती है। और वो डायरेक्टली आपको क्या करेगी, ये मतलब इनडायरेक्ट क्या करेगी, इनडायरेक्ट में आपको काम करवाना शुरू कर देती है। तो उससे बच्चे उसके बाद तो जब आप धान वान सुखाएंगे तो जानते हैं क्या करती है, मतलब अपने पास भी छत होता तो किसी दूसरे की छत पे तो नहीं आना पड़ता। मतलब सिंपल सी भाषा, कहने का तात्पर्य था घर बनवा लीजिए घर। तो कमाई भी होना चाहिए। तो देखिए इसीलिए इनको समझ पाना बहुत जटिल काम है। क्या करो अपना स्टोरी, अच्छा अरे चलो जी छोड़ो, बता दे रहे हैं। अरे पढ़िए कब चलोगे? हाँ अच्छा ठीक है, सुनो देखिए कह रहा है अंग्रेज फ्रांसीसी एवं अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जानते हैं। कह रहा है 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना, शक्ति की क्षीण होना, मतलब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। 18वीं शताब्दी में मुगल जो था यहाँ शासन सत्ता उसका पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा मुख्य थे। ठीक है, मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी से यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व के उपनिवेश एवं व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक नियंत्रित युद्ध चल रहा था। मतलब कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का राज्य जो था खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उसी समय यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड के बीच, यानी ये तीन देशों के बीच में उपनिवेश मतलब व्यापार को लेकर के, किसको, व्यापार को लेकर के ज़्यादा मुनाफा कमाने के तरह से, मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे इसके लिए युद्ध होते थे। मतलब हम आपसे ज़्यादा कमा लें, वो कहता था हम आपसे ज़्यादा कमा लें, वो कहता था हम आपसे ज़्यादा कमा, मतलब इसी तरह से ये 18 शताब्दी माने 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासन खत्म हो चुका था। शासन क्या होगा, समाप्त हो चुका था। और इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के बीच, यानी ये तीनों देश के बीच में लड़ाइयाँ होती थी कि हम आपसे आगे निकल जाएं, हम आपसे आगे निकल जाएं। मतलब ये तीनों में होड़ लगी हुई थी। आगे कह रहा है दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देशों के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड की, फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। मतलब इतना धनी हो गए थे कि वहाँ की सरकारें उनको बड़ी तवज्जो देती थी, जो कह देते थे वो मान लेते थे। मतलब भारत में व्यापार करके इतनी पूंजी इकट्ठा कर लिए ये तीनों देश के लोग, फ्रांस के, इंग्लैंड के और यूरोप के। इनके व्यापारी जी इतने धनी हो चुके थे कि अपने देश में जाकर के उनकी बातें उनकी सरकार तक मतलब बहुत बोलबाला था कि जो सरकार को कह देते थे उसको तख्ता पलट करने का काम करते थे। मतलब इतनी पूंजीपति हो चुके थे। ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी यही प्रक्रिया है। आज भी हमारी सरकार किसकी बातें मान रही है, पूंजीपतियों का। ठीक उसी तरह से पहले भी था, आज की बात नहीं, पहले की बातें ही थी। आगे कह रहा है इसमें देखिए, उपनिवेश राज्य क्या हैं और यह दूसरे देश के उन्नति के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे भी जानें। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश से जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, तब दूसरे देश वाले को उपनिवेश राज्य बन जाता था। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता था। मतलब अब ये कह रहा है कि उपनिवेश देश कैसे बनना था। जैसे मान लीजिए उपनिवेश देश जो होता था, जैसे मान लीजिए
ए है ए और ये है वी। ये है अपना बिजनेस को व्यापारी ये अपने देश में मतलब इस देश में लाना चाहता था। मतलब ये मान लीजिए अमेरिका है और यह भारत है, ठीक है। तो मान लीजिए अमेरिका अपने भारत में बिजनेस लाना चाह रहा है, तो अमेरिका जब बिजनेस यहाँ पर लाया तो यहाँ पर लगा करके चला गया, मतलब अब काम कर रहा है। और ये अमेरिका बहुत फल फूल रहा है, मतलब बिजनेस अपना व्यापार बढ़ा ले रहा है। उसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, तो अब इससे ले रहा ना, किससे ले रहा है, भारत से ले रहा था। तो भारत से लेने की वजह से अब ये दोनों, ये फर्स्ट देश हुआ, ये उपनिवेश देश हुआ। मतलब जहां पर माल, मतलब दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जा करके माल को उपनिवेश, मतलब उपनिवेश कर, निवेश कर देते हैं, उसी को उपनिवेश देश कहा जाता है। ठीक है, आ रहे हैं।